नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। भारी कर्ज में डूबे उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इस मुश्किल की वजह है 8,800 करोड़ रुपए की हेराफेरी, जिसे लेकर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने उन्हें 5 साल के लिए शेयर बाजार से बैन कर दिया है। इतना ही नहीं, अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अगले 5 साल वो किसी भी लिस्टेड कंपनी या सेबी के साथ रजिस्टर्ड किसी भी इंटरमीडिएटरी में डायरेक्टर या की मैनेजरियल पर्सनल के रूप में शामिल नहीं हो सकते हैं। सेबी ने अपने 222 पन्नों के आदेश में कहा कि अनिल अंबानी ने सीनियर अधिकारियों की मदद से रिलायंस होम फाइनेंस से पैसों के गबन के लिए एक धोखाधड़ी की साजिश रची। इसे सहायक कंपनियों के लोन के रूप में दिखाया गया। कंपनी के बोर्ड ने इस तरह लोन देने के चलन को रोकने के लिए कड़े निर्देश भी जारी किए थे, लेकिन कंपनी मैनेजमेंट ने इन निर्देशों की अनदेखी की और 8,800 करोड़ के इस बड़े गबन को अंजाम दिया। और ये 5 साल की पाबंदी की खबर आने के बाद अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली कंपनियों के शेयरों में शुक्रवार को भारी गिरावट देखने को मिली। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयरों में करीब 14% की गिरावट आई। ये 201 रुपये 99 पैसे पर पहुंच गया, जो 7 अगस्त के बाद सबसे निचला स्तर है। दूसरी सबसे बड़ी गिरावट रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड में हुई, जो करीब 5% गिरकर 4 रुपये 45 पैसे पर पहुंच गया। ये 21 अगस्त के बाद से सबसे निचला स्तर है। रिलायंस पावर लिमिटेड के शेयर में करीब 5% की कमी आई और ये 34 रुपये 48 पैसे के स्तर पर दिन में रहा। रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयरों में एनएसई और बीएसई में ट्रेडिंग सस्पेंड रही है। और हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, सेबी का जो आदेश आया है आज, इसके पीछे और क्या क्या कारण बताया गया जिसके चलते ये 5 साल का बैन लगाया गया है? देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फेलियर का ये मामला है। इसमें बहुत साफ तौर पर 222 पेज का जो ऑर्डर सेबी ने जारी किया है, वो पिछले करीब 2-3 साल की जांच के बाद जारी किया गया है। और इसमें मुख्य तौर पर यह आरोप लगाया गया है कि रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, जो एक लिस्टेड कंपनी है सेबी से, उसके पास जो फंड्स थे उनको डाइवर्ट किया है अनिल अंबानी और उनके ग्रुप की कंपनियों ने ऐसी कंपनियों में जो अनलिस्टेड कंपनीज थी। जबकि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो नॉर्म्स हैं उसमें ये बहुत साफ है कि कोई भी कंपनी जो कि लिस्टेड कंपनी है वो इस तरह से जो फंड्स है उनको डाइवर्ट नहीं कर सकती लोन के तौर पर उन कंपनियों को जो कि अनलिस्टेड कंपनियां हैं। और अगर आप लिस्ट देखें जो आज जारी किया है सेबी ने अपनी जांच के बाद, वो लिस्ट बहुत लंबी है। जो नोटिस है वो 24 लोगों को दी गई है। इसमें 23 कंपनियों का बहुत विस्तार से जिक्र किया गया है। और इसमें आप देखिए, रिलायंस यूनिकॉर्न इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस एक्सचेंज नेक्स्ट लिमिटेड, रिलायंस क्लीन जेन लिमिटेड, ऐसी करीब 22 कंपनियां हैं इसमें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके पहले भी सेबी ने एक बार चेतावनी दी थी 2022 में, और इस ओर चेताया था अनिल अंबानी को भी और उनके जो रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी है उसको। लेकिन इसके बावजूद अनिल अंबानी ने, जो उनकी बोर्ड थी रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड की, उस बोर्ड की जो सुझाव थे, जो उन्हें सलाह दी गई थी, उसको दरकिनार करते हुए कॉर्पोरेट नॉर्म्स को वायलेट किया। एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया गया अनिल अंबानी पर। और इसलिए 5 साल के लिए सेबी ने उन्हें न सिर्फ जो सिक्योरिटीज़ है उसमें ट्रेडिंग करने पर रोक लगाई है, बल्कि अगले 5 साल तक अनिल अंबानी किसी भी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ या डायरेक्टर नियुक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही गंभीर वायलेशन किया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो नॉर्म्स हैं सेबी के मुताबिक। जी, शुक्रिया आपका हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान भी मौजूद हैं। लेकिन आपको बता दें कि मुकेश और अनिल अंबानी के बीच रिलायंस के कारोबार का बंटवारा 2005 में हुआ था। एक समय अनिल अंबानी टॉप अरबपतियों की लिस्ट में शामिल थे, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से वो कर्ज के जाल में फंसते चले गए। आपको बता दें, अनिल अंबानी की 5 महंगी गलतियां जो न केवल उन पर बल्कि लगता है कि निवेशकों पर भी भारी पड़ी हैं। गलती नंबर 1 क्या है? अनिल अंबानी की गलती नंबर 1, बिना सटीक प्लानिंग के कारोबार बढ़ाने की जल्दबाजी। बिना तैयारी के नए नए प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाते गए, ये उनकी पहली गलती बताई जाती है। गलती नंबर 2, बिना किसी रणनीति के कंपटीशन में कूदना। ऊर्जा से लेकर टेलीकॉम सेक्टर का किंग बनना चाहते थे। इन तमाम सेक्टर्स में इन्होंने हाथ आजमाया, लेकिन किसी में सफलता नहीं मिली। गलती नंबर 3, बिजनेस से जुड़े फैसले महत्वाकांक्षा में पढ़कर लिए। जिन नए प्रोजेक्ट्स में दांव लगाया उनमें लागत ज़्यादा थी और रिटर्न ना के बराबर मिला। ये भी उनको काफ़ी भारी पड़ा। गलती नंबर 4 क्या रही है?
परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कर्ज का बोझ बढ़ाते चले गए, लेकिन उन्हें चुकाया नहीं और 2008 की मंदी ने उन्हें दोबारा उठने का समय भी नहीं दिया। ये भी उनको काफ़ी भारी पड़ी। गलती नंबर 5, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट पर हद से ज़्यादा निर्भरता रही। पीपावाव डिफेंस का अधिग्रहण कर रक्षा क्षेत्र में उतरे थे, भारी कर्ज में लेकिन डूबते चले गए और ये कंपनी भी दिवालिया हो गई। तो ये 5 गलतियां हुई है जो उन पर भारी पड़ी, निवेशकों पर भी भारी पड़ी है। विकास सिन्हा हमारे सहयोगी हैं, एनडीटीवी प्रॉफिट में सहयोगी संवाददाता, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, आज शेयर बाजार में जिस तरह से अनिल अंबानी ग्रुप की जितनी कंपनियां थी उन पर काफ़ी बुरा असर पड़ा, निवेशक जो हैं, जो कि जिनकी संख्या लाखों में है, उनके भी जो हित हैं उन पर बुरा असर पड़ा, और वो हमने गलतियां बताई कि क्या क्या गलतियां की अनिल अंबानी ने जिनके चलते आज ये स्थिति में वो पहुंचे हैं। तो क्या हालात रही है मार्केट में आज उनके इस सेबी के फैसले के बाद? बिल्कुल, शेयरों में तो बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली। रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा के शेयरों में 5 से 13% की गिरावट देखने को मिली आज के कारोबार के दौरान। जो मामला है पूरा ये है कि फंड साइफरिंग को लेकर सेबी का ऑर्डर आया है और सेबी ने 5 साल के लिए बैन कर दिया है सिक्योरिटीज मार्केट से अनिल अंबानी को और उनसे जुड़ी हुई 24 कंपनियों को। उसके साथ साथ 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी उन्होंने लगाया है अनिल अंबानी के ऊपर और उनकी एक ग्रुप कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस के ऊपर उन्होंने 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ये ओवरऑल खबर है, लेकिन जो खबर का बैकग्राउंड है वो ये है कि सेबी एक जांच कर रहा था, जिस जांच में उसको ये पता चला है कि अनिल अंबानी ने अपने ग्रुप कंपनीज में फंड की साइफनिंग की है। और साइफनिंग इस तरह से की गई है कि रिलायंस होम फाइनेंस जो उनकी एनबीएफसी कंपनी थी, उसके थ्रू उन्होंने करीब करीब 8800 करोड़ रुपए यानी 8800 करोड़ रुपए का लोन अपनी ही ग्रुप कंपनियों को दिया। और ये कंपनियां वो थी जो जिन कंपनियों के पास एसेट नहीं था या बहुत कम एसेट था। ये वो कंपनियां थी जिनका रेवेन्यू या तो बहुत कम था या रेवेन्यू नहीं था। और इस तरह की कंपनियां थी जिनके पास ना कैश फ्लो था और ना ही नेटवर्थ इनकी अच्छी थी। और इन कंपनियों को ये लोन दिए गए। और ये लोन देने के लिए सबसे बड़ी चीज जो ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो रिलायंस होम फाइनेंस यानी आरएचएफएल के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनकी रिकमेंडेशन को भी, उनके मना करने के बावजूद भी ये लोन दिए गए। उनकी रिकमेंडेशन को नजरअंदाज किया गया और ये सबसे बड़ी जो है वो कमी रही इस पूरे प्रोसेस के अंदर। इसमें एक चीज और ध्यान देने की बात है कि 2 और फॉरेंसिक ऑडिट इसके साथ साथ किए गए थे। एक किया था पीडब्ल्यूसी ने और दूसरा किया था ग्रैंड थॉर्ंटन ने। और इन दोनों ऑडिट्स में भी यही बात सामने आई है कि करीब करीब 8800 करोड़ रुपए की फंड साइफनिंग की गई है। और ये साइफनिंग इस तरह से की गई क्योंकि एडीएजी ग्रुप के चेयरमैन हैं इस वक्त जो है वो अनिल अंबानी। तो उन्होंने अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल करते हुए जो की मैनेजरियल पोजीशन पे बैठे हुए लोग थे उनको इन्फ्लुएंस किया और उन्हें कन्विंस किया कि वो उनकी जो प्रोमोटर कंपनियां हैं उनके से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उनको वो लोन दें और बाद में ये लोन वापस नहीं आए। और जो इसका सबसे बड़ा नतीजा हुआ है वो ये हुआ है कि लोन वापस नहीं आए, जिसकी वजह से रिलायंस होम फाइनेंस दिवालिया हो गई, इंसॉल्वेंसी में चली गई। यानी उनको जो पैसे उन्होंने मिलने चाहिए थे वो पैसे उन्हें नहीं मिले, वो अपने क्रेडिटर्स को भी वो पैसे नहीं चुका पाए, जिसकी वजह से आज उनकी हालत ऐसी हो गई है। तो ये ओवरऑल पूरा मामला था आज रिलायंस एडीएजी ग्रुप को लेकर। जी, शुक्रिया आपका विकास इस तमाम जानकारी के लिए और बहुत अच्छे से समझाने के लिए कि पूरा मामला आखिर है क्या। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रजत सेठी अर्थशास्त्री जुड़ गए हैं, साथ ही विजय सरदाना अर्थशास्त्री भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। विजय जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को कि इतना बड़ा ये गबन होता रहा, 8800 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है और जो निवेशक है वो लगातार उनके हितों को नुकसान पहुंचते ही रही। ऐसे में ये कैसे होता रहा और कैसे होने दिया गया? सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है भारत के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। आप जितने भी टॉप 10 एनपीएज हैं जिनकी लिस्ट आरबीआई ने जारी की थी और जो कंपनियां बैंकरप्ट हुई, सबकी कहानी एक सी। जितनी कंपनियां बैंकरप्ट हुई हैं उसमें कुछ चीजें कॉमन है। पहला, वो सब कंपनियां किसी ना किसी पॉलिटिकल सिस्टम के बहुत ज्यादा क्लोज थी। आप उठा के देख लीजिए ये रिसर्च। जो कंपनियां डूबी हैं उसको आप डायरेक्ट कोरिलेट कर सकते हो कि ये इस पॉलिटिकल पार्टी की गोदी में बैठी हुई। कारण ये था कि उस समय ये लगता था कि अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम के साथ हैं तो आपको ऑर्डर भी मिल जाएंगे, बैंक से पैसा भी मिल जाएगा, बस आपको अपने जो पॉलिटिकल मास्टर है उनको खुश करते रहना है। आपको राज्यसभा सीट भी मिल जाएगी, आपके सारे काम हो जाएंगे, बस आपको जनता का पैसा कंपनी के अंदर लीजिए और उसको फिर मिसमैनेज करिए, कोई पूछने वाला नहीं। ये हिंदुस्तान में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक मॉडल था। दूसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है वो ये आई है कि आपने ये कहा, और मैं भी कंपनियों के बोर्ड पे रहा हूं,
सबसे बड़ा जो चैलेंज हिंदुस्तान में यह है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास, आपको पता होते हुए भी आपके मैनेजर गड़बड़ कर रहे हैं, आपके पास ये पावर नहीं है कि आप केएमपीज को, सीएफओ को ये कह सकें कि तुम ये नहीं करोगे। बोर्ड सिर्फ एडवाइजरी तक रह जाता है, उसके पास कोई पावर नहीं है कंपनी के अंदर सीईओ या एमडी घपला कर रहे हैं। तीसरी चीज, ज्यादातर कंपनियों में घपला वहां होगा जहां पे सीईओ, सीएफओ या जितने केएमपीज हैं वो या तो रिश्तेदार होंगे या बहुत अच्छे दोस्त होंगे, या कोई ना कोई ऐसी साठगांठ होगी कि वो एक दूसरे को, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक दूसरे के डिसीजन को मना कर सके। जी। और सिलेक्शन ऑफ केएमपीज में अगर आप देखें तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का रोल बहुत मिनिमल रह जाता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी वही रखे जाते हैं जो मैनेजमेंट चाहता है। कहने का मतलब क्या है? और चौथा मुद्दा है आपका जो इस केस में भी हुआ है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। क्योंकि कंपनियों में बैलेंस शीट नहीं थी, एसेट नहीं थे, लगातार लोन दिए गए। वो कंपनियां कौन थी? इसी ग्रुप की कंपनियां थी, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुआ। कहने का मतलब है कि जो हमारे कानून है और जो हमारा गवर्नेंस का मॉडल है वो इस तरह के घपले को खुली आजादी देता है तब तक जब तक कि चोरी पकड़ी ना जाए। जी। प्रिवेंशन का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ क्योर की बात कर रहे हैं हम। सवाल इस बात का है कि क्या हम अपने कॉर्पोरेट लॉज में बोर्ड को ये अधिकार दे सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि एक पैनल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेंडमली कंप्यूटर से सेलेक्ट किया जाए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या रेगुलेटर को भेजा जाए कि इन 5 या 7 या 10 आदमियों से बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन, कॉम्पिटेंसी एटसेट्रा रेंडमली पिकअप किया जाए कि इनमें से ही कोई एक आदमी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखिए? क्योंकि जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पावरलेस होता है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो विसल ब्लो भी नहीं कर सकता। ठीक है। तो सुधार की जरूरत है। और अनिल अंबानी का जो केस है ये दोबारा उसी बात को रीएम्फेसाइज करता है कि हिंदुस्तान में कॉर्पोरेट गवर्नेंस अभी भी मॉर्टगेज है इन द हैंड्स ऑफ प्रमोटर। बिल्कुल। तो ये तो बात हुई कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, लेकिन एज ए बिजनेसमैन अनिल अंबानी का क्या रोल रहा है? रजत जी, आपके पास आना चाहूँगा। एक होता है मिडास टच कि जिसको आप छू लें वो सोना बन जाता है, लोहा भी सोना बन जाता है। एक होता है रिवर्स मिडास टच कि जिसको आप छू लें, सोने को भी छू लें तो लोहा बन जाए। इस मामले में ऐसा लग रहा है कि जो कंपनी $45 बिलियन की हुआ करती थी, $2 बिलियन पर आकर रुक गई, चाहे डिफेंस का हो, चाहे कम्युनिकेशंस का मामला हो। और न केवल उनका अपना नुकसान हुआ है बल्कि जो निवेशक थे जिन्होंने भरोसा जताया था इस ब्रांड में, उनका भी काफ़ी भारी नुकसान इसमें देखने को मिला है। देखिए, आपकी बात सही है अखिलेश जी। जो एक समय में 2005 में जब बंटवारा हुआ रिलायंस ग्रुप का, तो महत्वाकांक्षा इनकी ज्यादा थी, इसलिए इन्होंने जितने भी अपकमिंग इमर्जिंग सेक्टर्स थे, चाहे वो कम्युनिकेशन का रहा हो, डिफेंस, कंस्ट्रक्शन, रिलायंस कैपिटल, इन सब चीजों को उन्होंने पिक किया। और जो ट्रेडिशनल पेट्रोकेमिकल्स का बिजनेस था रिलायंस का, वो मुकेश अंबानी के पास गया। इनको लगता था कि ये जितने सनराइज सेक्टर्स हैं इनमें अगर निवेश करेंगे और इनमें निवेश चाहे वो लोन उठा के हो, चाहे प्रमोटर कैपिटल कम भी हो, लगाते जाएंगे तो इसका अंततोगत्वा इसका रिटर्न आएगा और जबरदस्त रिटर्न आएगा। तो कई बार एक ओवरसाइट आ जाती है जब एम्बिशन होता है कि अपकमिंग सेक्टर्स में डोमिनेट करना है, तो आप स्पेंडिंग करते जाते हैं, इतनी कर देते हैं कि जिसका कोई बिजनेस लॉजिक भी नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हम लोग देख रहे हैं। बायजूस वगैरह ने तमाम जर्सी वगैरह को, भारतीय टीम की जर्सी को स्पॉन्सर करने का शुरुआत करी, जिसका कोई सीधे बिजनेस से लेना देना नहीं था। ऐसे ही एम्बिशियस स्टाइल अनिल अंबानी का था। और जब एम्बिशियस रेकलेस होने लगती है और उसको कोई रोकने वाला, उनको कोई काउंसल देने वाला, उनको कोई एडवाइस देने वाला नहीं होता है, तो अब लगातार एक सिरे से गलतियां करते चले जाते हैं। तो इन्होंने जितने भी बेट्स लिए, चाहे वो जो मेट्रो में जो एक्सप्रेस लाइन है, जो दिल्ली का एयरपोर्ट तक जाने वाला जो मेट्रो का एक्सप्रेस लाइन था, उसमें उन्होंने भारी निवेश किया। उनमें एक समय में कोई फुटफॉल ही नहीं होता था। तो जब उस इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में उनको निवेश करना था तो उन्होंने क्या कैलकुलेशंस करी? आज हम लोग सुन रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें 8,000 करोड़ का उन्होंने एक केस लगाया था डीएमआरसी के ऊपर, वो भी रिवर्स हो गया। तो उनको अपनी जेब से करीब 4-5 हजार करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे उस केस से बचने के लिए। तो लगातार आप देखिए, चाहे वो मेट्रो हो मुंबई की,
चाहे वो मेट्रो हो दिल्ली की, चाहे वो रिलायंस का कम्युनिकेशन का हो, चाहे वो रिलायंस का डिफेंस का हो, हर जगह इन्होंने जो भी जहां पर भी एम्बिशन के साथ खेलने की कोशिश करी है, वहां इनको पटकनी मिली है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, एक प्रॉमिसिंग ग्रुप जब ऐसे जाता है तो वो अकेले नहीं ध्वस्त होता, वो बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ बिल्कुल। के जाता है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन पे, हमारे रेगुलेटर्स के ऊपर भी, कि इतने दिनों तक रेगुलेटर्स क्यों सोए हुए थे जब ये इतना सारे बैड कैपिटल, बैड लोन्स पाइल अप हो रहे थे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की धज्जियां उड़ी हुई थी, तो हमारे बड़े बड़े रेगुलेटर्स क्या कर रहे थे। तो ये बिल्कुल। सारे प्रश्न हैं जिसके उत्तर शायद कहीं खो जाएं और हमें कभी भी मौका नहीं मिले कि हम उनके जवाब मिल पाए हमें। बिल्कुल। हमारे साथ सुभाष गर्ग जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व वित्त सचिव हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। सुभाष जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे यही समझना चाहेंगे कि ये जो पूरा मामला है इसे आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये एक तरह से गबन भी है और साथ ही जो निवेशक है उनके हितों पर चोट भी है। देखिए, ये बिजनेसेस हैं और बिजनेस में सक्सेस बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है कि आपका आइडिया कैसा है, आपके प्रमोटर्स कैसे हैं, उनकी बिजनेस एक्यूमेन कितनी है, आप राइट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के साथ जाते हैं नहीं जाते हैं, आप पॉलिसीज को किस तरह से फॉलो करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। कोई एक पर्टिकुलर और बिजनेस एक बड़ा फ्रजाइल किस्म की चीज़ है, कई सक्सीड करते हैं, कई फेल करते हैं। और अगर कोई प्रमोटर उसमें अगर फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस भी शुरू कर दे या कर दे, तो वो और ज़्यादा बिजनेस के चांस बढ़ते हैं कि भाई वो ना सक्सेसफुल हो। तो मैं इसमें इसको कोई बहुत अतिशयोक्ति या कोई बहुत विचित्र सी चीज़ नहीं। हमारे कई सारे बिजनेसेस फेल हुए हैं, इनका बिजनेस भी फेल हो गया। और जब फेलियर होती है तो बहुत सारे लोगों को लॉसेस होते हैं, इन्वेस्टर्स को लॉस होते हैं, प्रमोटर को भी लॉस होते हैं, सरकार को भी लॉस होता है, बहुत सारे लोगों को लॉस होता है। तो वो उसका कॉन्सिक्वेंस है, वो सफर करेंगे। तो लेकिन ये केवल बिजनेस फेलियर होना है या आपको लगता है कि इससे भी ज़्यादा कुछ है? क्योंकि सेबी ने तो ये पाया है कि इसमें 8,800 करोड़ रुपए जो है वो एक तरह का साइफन ऑफ किया गया, और यही कारण है कि एक स्ट्रांग एक्शन लिया गया कि 5 साल तक न केवल बैन है बल्कि किसी पोजीशन में भी नहीं आ सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर या इस तरह की पोजीशन पर। हाँ, तो अगर जैसे मैंने कहा कि अगर प्रमोटर या कोई लोग ऐसी प्रैक्टिसेस अपनाते हैं जिसमें जैसे कहा आपने साइफन ऑफ कर ले या मार्केट मैनिपुलेशन करें या कोई अदरवाइज करें, तो ऐसी स्थिति ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर उनके खिलाफ, जैसे अभी तो ये एक्शन ले लिया गया है कि भाई आप को 5 साल के लिए बाहर कर दिया गया है, अगर उसमें और आगे कि भाई अगर आपके पास और एविडेंस है तो आप शायद उसको क्लो बैक करने की बात करें, पेनल्टी भी लगाएं, तो वो सब चीजें चलती हैं। अगर बिगड़ती है, स्थिति खराब होता है, फ्रॉडुलेंट होता है, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, देश की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, इनको इस किस्म के अगर क्राइम हुआ है तो उसके खिलाफ पनिशमेंट, तो ये नेचुरल कोर्स में, ड्यू कोर्स में ये सब कार्रवाइयाँ होती हैं। इसमें उनको अपना कानून जो है और जो व्यवस्था है उसको अपना काम करने दीजिए। बिल्कुल, तो व्यवस्था अपना काम करेगी। सुभाष गर्ग जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और विजय जी, रजत जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए दर्शकों को कि ये पूरा मामला क्या है और इसका क्या असर पड़ सकता है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तो सेबी ने अनिल अंबानी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, इसका क्या असर होगा, इसे लेकर हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने बात की है मार्केट एक्सपर्ट शरद कोहली से। आइए सुन लेते हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अनिल अंबानी, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड समेत 24 कंपनियों को पेनलाइज किया है। मेरे साथ शरद कोहली हैं, अर्थशास्त्री और मार्केट एक्सपर्ट। क्या असर हुआ है सेबी के ऑर्डर का? देखिए, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड में करीब 9 लाख शेयर होल्डर्स हैं, और आज जब शेयर मार्केट बंद हुआ तो उसमें लोअर सर्किट लग गया। और एनडीटीवी के दर्शकों के लिए आसान बताया तो लोअर सर्किट जब लिखता है जब किसी भी स्टॉक में एक्स्ट्रॉर्डनरी मूवमेंट हो जाता है, ऊपर भी लगता है नीचे भी लगता है, 5% से ज़्यादा जब मूवमेंट एक दिन में होती है तो लोअर सर्किट लग जाता है। तो जो भी 9 लाख शेयर होल्डर्स थे जिनके पास ये शेयर्स थे, उनको पहली बात तो घाटा हुआ। दूसरा, अनिल अंबानी साहब, उनके वो 3 मैनेजर्स और जिन 24 एंटिटीज़ के थ्रू ये फंड साइफन किए गए,
उनके ऊपर पेनल्टी लगी है। अनिल अंबानी साहब खुद के ऊपर 25 करोड़ की पेनल्टी लगी है। उनके 3 मैनेजर्स, किसी के ऊपर 21 करोड़, किसी के ऊपर 26 करोड़, किसी के ऊपर 27 करोड़। पर इसमें देखने वाली बात यह है कि रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड जो मुख्य कंपनी थी जहां से पैसा निकल के उन 24 एंटिटीज या बाकी एंटिटीज में गया, जहां से वो आगे निकाला गया, जो इल्जाम सेबी ने अपने 222 पेज के ऑर्डर में लगाया है। रिलायंस होम फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा पेनल्टी नहीं लगेगी। लोग ये सोच रहे हैं कि भाई इनके ऊपर खाली 6 लाख पेनल्टी और 6 महीने के लिए बैन, और जिस कंपनी के थ्रू गया, क्योंकि उस कंपनी का एक बोर्ड है और उस कंपनी के बोर्ड ने बहुत रोका अनिल अंबानी साहब को ये करने से। पर अनिल अंबानी साहब ने शायद अपनी चेयरमैनशिप की जो पावर थी वो इस्तेमाल की और ये पैसे ऑथोराइज कर दिए वहाँ से मूव करने के लिए। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है और कंपनी स्वयं तो कुछ करती नहीं, कंपनी अपने कर्ता धर्ता जो होते हैं उन्हीं के थ्रू कुछ करती है। तो इसी वजह से कंपनी के ऊपर रिलेटिवली स्पीकिंग कम पेनल्टी लगी है और कम बैन लगा है। तो अब अनिल अंबानी जो है वो 5 साल के लिए सिक्योरिटीज मार्केट में किसी भी तरह से भाग नहीं ले सकेंगे और 25 करोड़ की पेनल्टी है। तो ये बहुत ही सख्त फैसला। और ना केवल वो किसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ट्रेडिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे और 25 करोड़ जमा करेंगे, बल्कि किसी भी कंपनी में किसी KMP, जिसको हम की मैनेजरियल पोजीशन कहते हैं, उस पोजीशन को भी वो नहीं ले पाएंगे। इसका अर्थ है ना किसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर, ना किसी कंपनी में डायरेक्टर, ना किसी कंपनी में CEO। अब वो 5 साल तक नहीं रह पाएंगे। और मुझे हैरानी इसलिए होती है क्योंकि 2020 में UK में अनिल अंबानी साहब ने अपने आप को दिवालिया घोषित किया था, बैंकक्रप्ट डिक्लेयर किया था। उसके बाद यहाँ वो कंपनीज बाकायदा चला रहे हैं, चला ही नहीं रहे, उसमें से पैसे की मूवमेंट भी ऑथराइज कर रहे हैं। तो जिस व्यक्ति ने UK में अपने आप को दिवालिया डिक्लेयर किया हुआ है, मुझे लगता है इस बात का भी संज्ञान सेबी ने जरूर लिया होगा। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से मेरे कैमरा सहयोगी रोहित विश्वकर्मा के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।